हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं नील हूँ और आप देख रहे हैं इंडिगो सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आप सभी व्यूअर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए आज की जो कंटेंट हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसमें हम लोग तिरंगा के बारे में कुछ चीज़ को समझेंगे और आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसे पहलू पर ध्यान देंगे जो कि सामान्य लोग हर दिन देखते हैं, हर इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे देखते हैं, लेकिन वो कभी उन चीज़ों को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को आपको बताते हुए आज ही क्लास को शुरू करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रखिएगा और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। राइट साइड में हम लोग जो देख रहे हैं, जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है, इसका एक रेजोल्यूशन होता है और ये रेजोल्यूशन किस रेशियो में होता है, वो हमेशा 3:2 के रेजोल्यूशन में होता है। उसके साथ साथ दूसरी बात जानने की है कि जो बीच में अशोक चक्र है उसका रेजोल्यूशन क्या होता है। तो अशोक चक्र हमारा 1:1 के रेशियो में होता है। ये दो फैक्ट थे हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टाइमलाइन ऑफ इंडियन फ्लैग्स, मतलब जो पुराने समय से हिंदुस्तान का जो भी फ्लैग बनता रहा, वो अलग अलग सल्तनत ने किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया और कौन से झंडे का वो अपने साम्राज्य के लिए इस्तेमाल करते थे। तो सबसे पहला हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का है। जो 1206 में वो लोग जो झंडा यूज़ करते थे वो ग्रीन कलर का होता था और उसमें ब्लैक कलर की पट्टी हुआ करती थी। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य, वो 1336 में जो झंडा यूज़ करते थे वो इस प्रकार का येलो होता था, उसमें एक साथ में एक चांद है और चांद के साथ यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टाइमलाइन ऑफ इंडियन फ्लैग्स, मतलब जो पुराने समय से हिंदुस्तान का जो भी फ्लैग बनता रहा, वो अलग अलग सल्तनत ने किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया और कौन से झंडे का वो अपने साम्राज्य के लिए इस्तेमाल करते थे। तो सबसे पहला हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का है। जो 1206 में वो लोग जो झंडा यूज़ करते थे वो ग्रीन कलर का होता था और उसमें ब्लैक कलर की पट्टी हुआ करती थी। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य, वो 1336 में जो झंडा यूज़ करते थे वो इस प्रकार का येलो होता था, उसमें एक चांद है और चांद के साथ यहाँ पर एक तलवार है और उसके साथ इसमें सूरज है, जो विजयनगर साम्राज्य का होता था। नेक्स्ट है किंगडम ऑफ मैसूर, जो कि 1399 में वो लोग डार्क रेड और लाइट रेड का कम्बिनेशन यूज़ करते थे फ्लैग में। उसके बाद किंगडम ऑफ गोलकोंडा 1518 में वो यूज़ करते थे ये टर्किश ब्लू कलर का फ्लैग। उसके बाद मुगल एम्पायर्स जो है वो लोग 1526 में जो झंडा यूज़ किए वो भी ग्रीन कलर का, मतलब येलोइस ग्रीन होता था और उसमें एक सूरज लगा हुआ रहता था। उसके बाद मराठा किंगडम जो था, यहाँ से मेन केसरिया कलर का शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा इसको। तो मराठा किंगडम ने 1674 में जो झंडा यूज़ किया था वो ये झंडा था। उसके बाद किंगडम ऑफ त्रावन को रेड कलर का फ्लैग यूज़ करते थे जिसमें एक सीप बनी हुई रहती थी 1729 में। उसके बाद सिख एम्पायर, आपको पता होना चाहिए, वो जो झंडा यूज़ करते थे वो उनका जो सिंबल होता है वो ऑरेंज कलर में यूज़ करते थे। अब बात आ जाती है 1801, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब हिंदुस्तान में आगमन हुआ था तो वो लोग अपने देश का झंडा यूज़ करते थे कहाँ, हिंदुस्तान में, क्योंकि वो हमारे अपने कंट्रोल में रखे हुए थे। तो 1801 में इस प्रकार का झंडा था। नेक्स्ट था 1857। तो एक्चुअली जिस टाइम मैं आपको बता देता हूँ, जो स्वतंत्रता की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 1857 के समय से ही शुरू हुई थी और उस समय में इंपेरियल ब्लू, मतलब इंपेरियल इंडिया ब्लू इंसिग्निया का इस्तेमाल करता था और उसका झंडा इस तरीके का होता था जिसमें ये एक सन रहता था और साथ में उनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्लैग रहता था। और ब्रिटिश राज रेड इंसिग्निया का भी वो लोग बाद में इस्तेमाल करने लगे 1880 के टाइम में। और अब जो शुरुआत मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से मेन शुरुआत हुआ था हिंदुस्तान के फ्लैग का। इसके बारे में आपको बता देता हूँ। वैसे 1906 से पहले भी एक फ्लैग था जो सिस्टर निवेदिता फ्लैग के नाम से जाना जाता है। वो एक्चुअली वेस्ट बंगाल की थी और उन्होंने रेड कलर का फ्लैग यूज़ किया था और उस फ्लैग में बांग्ला में लिखा हुआ था वंदे भारतम। और सिस्टर निवेदिता फ्लैग के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बांग्ला में लिखा हुआ था, लेकिन उस फ्लैग को मैं यहाँ नहीं डाला हूँ। वैसे मैं आगे बता देता हूँ। कलकत्ता फ्लैग जो था, कलकत्ता फ्लैग को एक्चुअली वंदे भारतम फ्लैग भी कहा जाता है और 1906 में इसको होस्ट किया गया था। इसमें ग्रीन, येलो और साथ साथ में ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया जाता था और साथ साथ में इसमें स्टार्स रहते थे, 7 स्टार्स आप देख सकते हो, 7 स्टार्स होते थे और उसके साथ साथ में सन और मून स्टार के साथ दोनों इस्तेमाल होता था। उसके बाद है वंदे भारतम, जिसको इंडियन नेशनलिस्ट फ्लैग भी कहा जाता है। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसको बर्लिन कमेटी फ्लैग भी कहा जाता है। बर्लिन कमेटी फ्लैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैडम भिखाजी कामाजी थी, वो जर्मनी में जाके इस फ्लैग को होस्ट करी थी और इसमें भी आपको 7 कमल आपको मिल जाएंगे, जो कमल एक्चुअली अभी के टाइम में
नहीं 7 नहीं है, 3 3 6 2 8 8 कमल है इसमें। और जो यही कमल अभी के टाइम में बीजेपी का सिंबल भी है, ध्यान रखिएगा। तो मैडम भीखाजी कामा ने इस फ्लैग को होस्ट किया था कहाँ, तो जर्मनी में होस्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर वंदे भारतम। ये अपग्रेडेड था, मतलब उसी साल ये इसको अपग्रेड कर दिया गया था। इसमें नंबर ऑफ स्टार्स कितने थे, तो इसमें भी नंबर ऑफ स्टार्स 3 3 6 और 2 8 8 ही स्टार थे। और इसको एक्चुअली क्या हुआ था, यहाँ पर कमल से चेंज कर दिया गया था स्टार में। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं होम रूल फ्लैग 1917। इसको यूनियन जैक भी कहा जाता है। यूनियन जैक इसका पार्ट था, एक्चुअली यूनियन जैक इसे कहा जाता है। इस फ्लैग के यूनियन जैक पार्ट था और इसमें 7 स्टार्स थे। पहले कितने स्टार्स थे, 8 स्टार्स हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो कितने स्टार्स में कन्वर्ट हो गए, तो वो 7 स्टार्स में। एक्चुअली ये सप्तऋषि या उर्सा मेजर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता था। और इसमें भी चांद था और तारा था। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा बना कांग्रेस का फ्लैग। आप इसको फ्लैग यूज्ड बाय नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस फ्लैग भी कह सकते हैं। इसमें गांधी जी सजेस्ट किए थे कि जो फ्लैग होगा उसके बीच में आप स्पिनिंग व्हील का इस्तेमाल किया, जो मतलब वो गांधी जी यूज़ करते थे कपड़ा बुनने के लिए, उसका जो धागा बनाने के लिए जो यूज़ करते थे वो स्पिनिंग व्हील इसमें यूज़ किया। ये एक्चुअली गांधी जी के अकॉर्डिंग बना था। और ये हमारा स्वराज फ्लैग आप देख सकते हो। इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था 1931 में। ये ट्राई कलर था। और मेन जो अभी के टाइम में हम लोग अपना जो नेशनल फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का जो इस्तेमाल करते हैं, वो एक्चुअली यहीं से मेन जो हमारा फ्लैग था अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना शुरू हो गया था। और इसमें भी आप देख सकते हो कि स्पिनिंग व्हील ही हमारा बीच में है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है अभी का फ्लैग, जो कि है इंडियन नेशनल फ्लैग, जो 1947 से लेकर के अभी तक अपने मूलभूत स्थिति में है। इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है। वैसे फ्लैग के लिए, होस्टिंग के लिए अलग अलग, झंडा को जो फहराते हैं उसके लिए अलग अलग नियम आए थे। 2002 में भी आया था, 2022 में भी एक नया नियम पारित किया गया है, जिसके तहत कहा गया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पे जितने भी हिंदुस्तान के घर होंगे वो अपने छत पर 13 से लेकर के 15 तारीख तक, मतलब 13, 14, 15 3 दिन वो फ्लैग होस्ट कर सकते हैं। तो उस नियम को भी अभी हम लोग आगे चर्चा में लाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग है, मतलब भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें जो बीच में चक्र है, अशोक चक्र, वो धर्म और ट्रुथ, मतलब सच्चाई को और धर्म को बतलाता है। और इसमें 24 स्पोक्स है। चलिए मैं आगे इस फ्लैग के बारे में बताता हूँ। इस फ्लैग को कौन मतलब डिज़ाइन किए थे, तो आपको पता होना चाहिए, पिंगली वेंकैया, इन्होंने ही इस फ्लैग का डिज़ाइन किया था। और इन्हें भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अभिकल्पक के रूप में भी जाना जाता है। पिंगली वेंकैया का पूरा नाम वेंकैया कपास था। इनका जन्म 2 अगस्त 1878 भटला पेनमरू, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1663 में हुई थी। इनका कर्म जो क्षेत्र था वो स्वतंत्रता सेनानी और कृषि वैज्ञानिक के रूप में था। भाषा संस्कृत, उर्दू और हिंदी का ये इस्तेमाल करते थे। इनकी नागरिकता हिंदुस्तानी थी। इन्होंने अपना विशेष योगदान क्या दिया था, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के ये अभिकल्पक के रूप में जाने जाते हैं। एक्चुअली हिंदुस्तान जिस टाइम में आज़ाद हुआ था, आज़ादी से पहले न जाने इन्होंने हिंदुस्तान का फ्लैग कितने बार चेंज हुआ। जितने भी एम्पायर्स थे जो दूसरे कंट्री से आए थे, या फिर छोटे छोटे जिनका राज्य हुआ करता था, वो अलग अलग प्रकार का झंडा यूज़ करते थे। लेकिन 1857 की जब क्रांति शुरू हुई थी, उसके बाद से सारा चेंजेस आने शुरू हो गया। और हमारा जो झंडा है, जिसे नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में आज हम लोग जानते हैं, वह अपना मूलभूत जो स्वरूप था वो ब्रिटिश के टाइम से ही वो धीरे धीरे पकड़ना शुरू कर दिया था। अब तिरंगा झंडा के बारे में थोड़ी सी और बातें मैं समझता हूँ। जैसे कि तिरंगा झंडा है, ये हमारा हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज है। इसका जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है 2:3। वैसे प्रश्न में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग लेंथ गुने ब्रेथ करते हैं, इसीलिए 2:3, 3:2 में आया था, क्योंकि लेंथ लंबा होता है इसीलिए, और ब्रेथ छोटा होता है। इसके अभिकल्पनाकर्ता कौन थे? पिंगली वेंकैया थे। रूपरेखा के बारे में कहा जाता है कि तिरंगा के सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे गहरा रंग बराबर अनुपात में है। सफेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का चक्र है। चक्र की परिधि लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है और चक्र में 24 तीलियां हैं। इसके बारे में विशेष यह कहा जाता है कि 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने पहली बार एक ध्वज बनाया था, जिसे बाद में सिस्टर निवेदिता ध्वज के नाम से जाना जाता है। तो ये बात सिस्टर निवेदिता ध्वज के बारे में मैं आपको भी तुरंत बताया हूँ कि 1904 का वो टाइम था
जिसको सिस्टर निवेदिता ने इस ध्वज को बनाया था। ये और रेड कलर का ध्वज था। ये जो कलर आप देख रहे हो, ये वाला जो कलर है, ये कलर था रेड। और उस रेड में मैं आपको बता देता हूँ, झंडा बना करके आप देख सकते हो। वो रेड जो फ्लैग था उसके बीच में इस तरीके से बना हुआ था, और यहाँ पे लिखा हुआ था बांग्ला लैंग्वेज में, बांग्ला लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ था मैं बताता हूँ, वंदे भारतम लिखा हुआ था। अब अन्य जानकारी इसके बारे में देता हूँ कि हर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ फहराया जाता था। ये तो कुछ फैक्ट थे हमारे किसके बारे में, पिंगली वेंकैया के बारे में, और इनका क्या योगदान रहा हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज को बनाने में नहीं, अभिकल्पना करने में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सैलिएंट फीचर ऑफ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। मतलब फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2 बार बदला है, मैं आपको बता देता हूँ। एक 2002 में और दूसरा 2022 में। तो 20 साल के बाद फ्लैग को होस्ट करने का तरीका और कुछ नियम कानून उसके बदले गए हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि 2002 से पहले कोई भी घर के ऊपर में, स्कूल के ऊपर में झंडा फहराने का एक विशेष नियम हुआ करता था, लेकिन उस नियम को बाद में थोड़ा बहुत चेंज किया गया। उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है, इंग्लिश में लिखी हुई है। मैं इंग्लिश पढ़ के हिंदी में जल्दी से समझा देता हूँ। द इंडियन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट द होप ऑफ एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इट इज सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड एंड देयर इज यूनिवर्सल अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर द लॉयल्टी ऑफ द नेशनल फ्लैग। इट ऑक्युपाइज अ यूनिक एंड स्पेशल प्लेस इन द इमोशन एंड द साइकी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब हिंदुस्तान के जो लोग हैं, आवाम हैं, उनके लिए हिंदुस्तान का जो फ्लैग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और ये बहुत ही बड़ा स्थान रखता है हर एक हिंदुस्तानी के लिए। और ये एक इंस्पिरेशन का कारण है, मतलब कि लोग इसको देख के इंस्पायर होते हैं अपने देश के लिए, देश प्रेम की भावना को ओतप्रोत हो जाते हैं देख कर ही। अब इसके लिए कुछ बात है कि एक प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 एंड द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 92। मतलब कि हिंदुस्तान का जो फ्लैग है उसका इंसल्ट नहीं कर दिया जाए, इसके लिए 1971 में एक बिल पारित किया गया था, और उसके बाद 2000 के टाइम में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का गठन किया गया। इसके तहत कुछ ऐसे नियम थे कि जो भी फ्लैग होगा वो एक्चुअली क्या होगा, तो वो हाथ से बुना हुआ होना चाहिए और मशीन से बना हुआ होना चाहिए। कॉटन, पॉलिएस्टर, वूल, सिल्क, खादी, बंटिंग, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके बनाना चाहिए था। और जितने भी मेंबर होंगे, हिंदुस्तान के लोग होंगे, और चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई भी स्कूल होगा, कॉलेज होगा, वो चाहेगा तो नेशनल फ्लैग को पूरे दिन के लिए, मतलब जब लाल किले पे झंडा फहरा दिया जाए उसके बाद से लेकर के संध्या सूरज डूबने से पहले तक वह अपने यहाँ उस चीज़ को फहरा सकते हैं। और कोई भी इस चीज़ का नहीं देखा जाएगा कि बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, बस जो फ्लैग होना चाहिए उसको फहराते रहना चाहिए। उसके बाद था जो फ्लैग होगा उसका जो साइज होगा वो 3:2, लेंथ इंटू ब्रेथ में देखा जाए तो लंबाई गुणे चौड़ाई में 3:2 का रेशियो रहेगा। और जहाँ भी फ्लैग को होस्ट किया जा रहा है, फहराया जा रहा है, वो एकदम ऊंचा होना चाहिए, और वहाँ से उस जगह से सनसेट मतलब सूर्य का डूबना और सूर्य का निकलना दोनों पता होना चाहिए। और यह वेदर के मतलब मौसम में होने वाले बदलाव के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है तो झंडा को उतार लेना है बीच में, ऐसा नहीं करना था। और जहाँ भी नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले किया जाएगा उसको बहुत ही आदर के साथ करना है, और वहाँ पे कोई भी चीज़ उस झंडा से ऊपर नहीं होना चाहिए जहाँ भी इसको होस्ट किया जा रहा है, फहराया जा रहा है। कोई भी झंडा अगर डैमेज है, टूट फूट गया है या फिर फट गया है तो उसको मतलब फहराया नहीं जा सकता है। और जो भी फ्लैग को फहराया जाएगा वो द फ्लैग शुड नॉट बी फ्लॉन फ्रॉम अ सिंगल मैस्टेज सिमल्टेनियसली विद एनी अदर फ्लैग। और जहाँ पे भी हमारा झंडा फहराया जा रहा है वहाँ पे कोई और दूसरा झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। उसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पे कही गई है जो कि सेक्शन 9 में के पार्ट 3 में फ्लैग कोड है, जिसको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है नो अदर फ्लैग और ब्लंटिंग शुड बी प्लेस्ड हायर दैन और एबव और साइड बाय साइड ऑफ द नेशनल फ्लैग। और जो भी नेशनल फ्लैग होगा उसके पास में कोई भी दूसरा फ्लैग ऊंचा करके नहीं फहराना है, यह भी एक नियम है। आप mas.government.in पर भी जाकर के चीज़ों को अच्छे से देख सकते हो। अब 2022 का जो कोड आया है उसके तहत क्या होगा, तो एक्चुअली अब क्या हुआ है, जुलाई 16 2022 को खबरें ये आई है कि यूनियन गवर्नमेंट ने अभी अमेंडमेंट किया, कुछ बदलाव किए हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में, जिसमें कि यह कहा गया है कि जो भी ट्राई कलर होगा वो पॉलिएस्टर का भी बना हो सकता है या फिर अन्य मशीन मेड फैब्रिक का भी हो सकता है। और
पहले जो तरीका हुआ करता था कि हाथ से बुना हुआ होना चाहिए या फिर खादी का होना चाहिए, इस प्रथा को कहीं ना कहीं से खत्म कर दिया गया है। और उसके क्या अमेंडमेंट, क्या बदलाव किए गए हैं, मैं उसको बताता हूँ। तो 30 दिसंबर 2021 को इस चीज को पारित कर दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि पॉलिएस्टर या फिर मशीन से बने हुए फ्लैग को भी अब लोग फहरा सकते हैं। उसके बाद ये था कहा गया कि कॉटन, पॉलिएस्टर, वूल, सिल्क, खादी, बंचिंग और ये सब चीज से बना करके आप झंडे को फहरा सकते हो। थर्ड पॉइंट था कि द अमेंडेड फ्लैग कोड भी फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैग ऑफ लार्ज स्केल, और यह ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हिंदुस्तान के हर लोग तक झंडा पहुंच सके। क्योंकि पहले ये बात थी कि हर लोग अपने घर पे झंडा नहीं फहराते थे, लेकिन इस अमृत महोत्सव में क्या किया गया है कि मोदी सरकार ने एक लॉ नहीं, ये एक उन्होंने सभी हिंदुस्तान के आवाम से यह कहा है कि वह अपने घर के छत पर 13, 14, 15 3 दिन झंडा फहराए। तो उसके लिए बल्क ऑर्डर भी पड़ेगा, तो इसके लिए जो भी मटेरियल्स की यूज होगी वो अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स यूज हो सकें, इसलिए ऐसा कहा गया। और ये भी कहा गया है कि 30 रुपये की कम से कम मूल्य पर भी फ्लैग्स मिल रहे हैं, और ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि पर भी आप फ्लैग्स को खरीद सकते हैं। उसके बाद एक और बात कहा गया है कि जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट रहेंगे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन सबों को भी ध्यान देना है कि फ्लैग्स को अच्छे क्वालिटी में और जो भी नियम कानून है जैसे कि L/B में 3:2 के रेशियो में होना चाहिए, उन सब चीज़ों का वो मेंटेन करे और पालन करके ही अपने फ्लैग्स को वहाँ पर बेचें। और हर घर तिरंगा का जो पहल है, जो नेशन वाइज कैंपेन जो मोदी सरकार ने हर लोगों से कहा है कि हर घर तिरंगा फहराना है, इस चीज़ को 75th इंडिपेंडेंस डे के दिन मतलब समझिए तो पूरा कर लिया जाएगा। और इसके तहत गवर्नमेंट ने ये सभी लोगों से कहा है कि आप अपने घर पे झंडा फहरा सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ नियम कानून होगा। उस नियम कानून पर भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ में क्या हुआ है, जब ये अमेंडमेंट 2022 को लाया गया था तो इस पे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी किए थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मेजोरिटी ऑफ पीपल थी जो इसके अगेंस्ट नहीं थी, मतलब इसके फेवर में थे। उनको अच्छा लग रहा था कि उनको भी मौका मिलेगा कि वो अपने छत पर, अपने घर पर झंडा फहरा सकेंगे, लेकिन संपूर्ण रेस्पेक्ट, आदर के साथ। तो चलिए हम इस चीज़ को और अच्छे तरीके से आगे समझते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या तरीका होना चाहिए झंडे को फोल्ड करने का। जो झंडा आप खरीद के बाजार से लाए हैं उसका एक तरीका है फोल्ड करने का। आप सबसे पहले इसको इस तरीके के ये आप रखिएगा, उसके बाद पीछे की तरफ में आप उसको फोल्ड कर दीजिएगा। और लेकिन हमारा जो अशोक चक्र है वो सामने होना चाहिए। उसके बाद ऊपर से और नीचे से सबसे पहले हम लोग इस तरीके से इस तरफ से फोल्ड किए। स्टेप 1 में ये ऐसे फोल्ड हुआ है। फिर स्टेप 2 में ऊपर से और नीचे से हम लोग फोल्ड करते हैं। और स्टेप 3 में आप देख सकते हो इस प्रकार से झंडा को आदरपूर्वक रखा जाएगा जब हम लोग झंडा को उतारेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहा जाता है कि हमेशा अपना जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका हम लोग आदर सत्कार करेंगे। कहीं भी गिरा हुआ झंडा मिलेगा तो उसको बहुत ही केयरफुली, अच्छे तरीके से पिक करेंगे और उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं कि फाड़ के कूड़ेदान में फेंक दिए, ये नहीं करना है। और जो भी झंडा होगा उसको हम लोग घर ले जाएंगे, अच्छे से रख देंगे। और अगर बाई द वे झंडा फट वगैरह जाता है तो उसको डिस्पोजल भी बहुत ही आदर के साथ करना है। जलाना नहीं है, फेंक नहीं देना है कूड़े में, या फिर उससे कोई चीज़ पोंछने का इस्तेमाल नहीं करना है। उसको आप अलग तरीके से, डिस्पोजल का भी कुछ तरीका होगा, कुछ नियम होगा, मैं उसके पे भी आप बात करूंगा। लेकिन आप उसको डिस्पोज जो भी कीजिएगा बहुत ही आदर सत्कार के साथ कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या 15 अगस्त के दिन हम लोग क्या इस प्रकार के ड्रेस पहन सकते हैं? तो जी नहीं, आप इस प्रकार का ड्रेस आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोग चप्पल, जूता, कपड़े अपने वहाँ के फ्लैग का वो लोग पहन लेते हैं। लेकिन कभी भी अगर आप हिंदुस्तान के हैं तो इस प्रकार का कपड़ा को आप लोगों को नहीं पहनना है। सो अवॉइड दिस, मैं पूरा काट दे रहा हूँ, आप याद रखिएगा, ऐसे इसको नहीं पहनना है। अब क्या पहन सकते हैं हम लोग? तो जितनी भी फीमेल्स हैं वो चाहें तो इस प्रकार का ट्राई कलर का सूट पहन सकते हैं। जो बच्चे होंगे इस प्रकार का ट्राई कलर पहन सकते हैं। लेकिन बात क्या होती है कि ट्राई कलर पहनना अलाउड है, लेकिन आपको कंडीशन ये है कि हमारे जो झंडे के बीच में होता है अशोक चक्र नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में। और आगे यहाँ पे ध्वज फहराने संबंधी कुछ निम्नलिखित सावधानियां हैं, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा और हो सके तो स्क्रीनशॉट मार के भी रख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान में दिनांक 13/8/2022 से 15/8/2022 तक घरों में तिरंगा फहराना है। इसके नियम है, सबसे पहला नियम है तिरंगा झंडा कटा फटा ना होना चाहिए।
ध्वज दंड सीधा और मजबूत रहना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय उसके रंग का क्रम का ध्यान रखें। केसरिया रंग ऊपर होता है, बहुत सारे लोग ऐसा गलती करते हैं, ग्रीन को ऊपर कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्वज सम्मान की स्थिति में हो, झुका हुआ नहीं होना चाहिए। ध्वज पर कुछ भी लिखा या छपा हुआ नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के साथ अन्य कोई ध्वज बराबर ऊंचाई पर अथवा राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर ना हो। मैंने इस चीज को बताया है, ये तो एक्चुअली देखा जाए तो फ्लैग के एक्ट में ही लिखा हुआ है 2002 वाले में। 2022 में भी वही एक्ट कंटिन्यू रहा है। और उसके साथ में किसी प्रकार का फल, माला, प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर अथवा ध्वज पर ना हो। तो कभी ऐसा नहीं कि आदर सत्कार में ज्यादा हम झंडा के ऊपर में माला चढ़ा दे, तो ये नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। 8वां पॉइंट है, ध्वज फहराने के बाद ध्वज को समेट कर सम्मान के साथ सम्मान संभाल कर घर पर ही रखे, इसे इधर उधर सड़कों या कचरा में न फेंके। तो यहाँ पे करेक्ट वे टू फोल्ड द फ्लैग यहाँ पर मतलब जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से ही फोल्ड करना है। 9 पॉइंट है, यदि ध्वज क्षतिग्रस्त अथवा कटफट जाए तो पूरे सम्मान के साथ निपटान करें, सड़कों पर या कचरे में न फेंकें। इन नियमों का विशेष ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पे जितने भी नियम बनते हैं फ्लैग के लिए, इंडियन फ्लैग के लिए, वो यहाँ पर सब कुछ सरकार ने ऑलरेडी न्यूज़पेपर के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से दे दिया है। मैंने भी आपको आसानी हो इसके लिए यहाँ पर मैंने उसका स्क्रीनशॉट दे दिया है। तो शायद हर चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके साथ ये लास्ट हमारा स्लाइड है और इसके साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, अदर्स माइट हैव फॉरगेटन बट नेवर कैन आई। मतलब दूसरे लोग जो भी हैं वो भूल जाएं, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मे द ट्राई कलर ऑफ माई कंट्री फ्लर्स आए। और हमारे हिंदुस्तान का जो ये तिरंगा है वो सबसे ऊंचा हमेशा फहराते रहे। और आप सभी को इस चीज़ के साथ में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आप बहुत अच्छे तरीके से रहिए, शांति से इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कीजिएगा। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ झंडे को उतारना है और उसे अच्छे तरीके से रखना है। अभी तक बीपीएससी 68वीं की वैकेंसी आ जानी चाहिए थी, नोटिफिकेशन भी आ जानी चाहिए थी। वैसे अभी तक नहीं आई है, लेकिन आशा करते हैं वो भी जल्दी आ जाएगी जब तक हमारा परीक्षा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नए कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।